नमस्ते मित्रों। आज सीतारामन जी ने पोस्ट कोविड पहला बजट पेश किया। जाहिर है काफ़ी डिफिकल्ट फेज से लोग गुजरे थे। बहुत सी आशाएं आकांक्षाएं थी लोगों की। पर इस बजट के बाद एक चीज़ पिछले बजट से चालू हुआ था और ये बजट के बाद एक चीज़ बड़ा क्लियर हो गया है कि बजट सिर्फ टैक्स डॉक्यूमेंट अब नहीं रहा है। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जो आम जनता को सीधे दिखने वाले हैं वो कोई फ़ायदा डायरेक्टली नहीं है। हाँ, ये एक नए भारत को बनाने का बजट आप कह सकते हैं। मिडिल क्लास जिसमें नौकरी पेशे वाले लोग को फॉर्मल सेक्टर में बेसिकली जो काम करते हैं उनको छोड़ के अभी सारा जो फोकस है वो या तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाने का है या एकदम बिल्कुल सोशलिस्टिक गरीबों को फ्रीबीज बांटने वाला मामला हो रहा है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश मुझे तो नहीं दिखता है। खैर, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ इस बार हुई है वो है हेल्थ सेक्टर पे एक्सपेंडिचर का बढ़ना। 137% इंक्रीज हेल्थ सेक्टर के लिए किया है। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे भी लैब से सेक्टर बनाने की प्रक्रिया चालू होगी, जिससे इंफ्रा पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। और स्पेशली जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं उनका नाम भी मेंशन किया हुआ है, केरला और वेस्ट बंगाल। बाकी एनएचआई हर जगह काम करता ही है, ठीक है। रेलवे मॉडर्नाइजेशंस की बात किया हुआ है। टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात हुआ है। एफडीआई इंश्योरेंस में 74% कर दिया है, अभी तक 50% थे। अभी बाहर जो एनआरआईज हैं वो 1% कंपनी बना सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंट, अभी तक ये प्रोविजंस नहीं था। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं अभी तो एक ही है, ग्रिड कॉरपोरेशन, उसको भी ये कम्पिटिटिव बनाने वाले हैं। तो शायद अडानी टाटा जैसी कंपनीज आप और भी देखेंगे इस सेक्टर में भी। जो सेबी से रिलेटेड एक्ट्स हैं उनमें भी सुधार की बात हुई रही है। और ढेर सारे जो एक्ट हैं, सेबी एक्ट है, डिपॉजिटरी एक्ट है, एससीआर एक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट है, इन सबको कंसोलिडेटेड करने वाले हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट भी है। पहले तो अच्छी बात जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए है कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। उसी के साथ 2 पीएसयू बैंक, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एयर इंडिया, बीपीसीएल और बहुत से स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के पीएसयू के लैंड सेल करके पैसे का इंतज़ाम करने का वो है। इंफ्रा में भी 34% हायर कैपिटल बजट है इस बार। टोटल बजट करीब 35,000 करोड़ का, 35 लाख करोड़ का है। उसमें से दूसरी भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अभी कोविड में सब वैक्सीन की बात सोच रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए रखे हैं। मतलब 135 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, 800 रुपये शायद वैक्सीन की कास्ट है। तो अब मान के रखिए 30-32% पॉपुलेशन जो बेसिकली अर्बन पॉपुलेशंस है उसको कवर करने का है। इसके अलावा जो फार्म वाला मामला चल रहा है इसमें भी गवर्नमेंट ने अच्छा अपना कमिटमेंट दिखाया है। साथ में जो एपीएमसी हैं उनको भी मॉडर्नाइज करने के लिए जो फंड की व्यवस्था है वो करने की बात करी है। अब हम आते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के सीधे प्रोविजंस के बारे में। अगर तो जो इनकम टैक्स में बदलाव है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। सिर्फ एक मुख्य बदलाव उन्होंने किया है कि अगर 75 साल के ऊपर हैं और आपकी इनकम, पेंशन और इंटरेस्ट से आ रही है तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको पैसे तो टैक्स देना है। फिर डिविडेंड वाला मामला था जो सबसे डबल टैक्सेशन की बात है, उसमें कोई रिलीफ नहीं है।
टैक्स रेट जो इन्होंने 2 ऑप्शन पहले दिए थे वो फ्लॉप गया, सेकंड ऑप्शन में बहुत कम लोगों ने लिया। इंडिविजुअल 35% के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, कॉर्पोरेट 25% तक मैक्सिमम टैक्स पे कर रहे हैं। उस डिस्पैरिटी को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है पैसा आएगा तो पैसा खर्चा होगा। तो अभी गवर्नमेंट का ध्यान, चूँकि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन लक्षी फ्रीबीज बांटने होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है इलेक्शंस के कारण। तो कॉर्पोरेट बढ़ेंगे तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आम जनता को भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते हैं। HR से रिलेटेड इन्होंने नए यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी बात की है। कुछ स्टार्टअप्स के लिए भी 1000 करोड़ पहले भी डिक्लेयर हो गया था, उसमें ये डाल रखा है। गिफ्ट सिटी के आसपास जिनकी ज़मीनें होंगी उनके लिए भी काफ़ी प्रयास चल रहा है। तो गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रमोशन हो रहा है, देखिए आगे होता क्या है। दूसरी चीज़ वकीलों के लिए है जो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली IT की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस में, उनके लिए है फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया चालू किया है इन्होंने। ठीक है, हो सकता है करप्शन रुके, आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। इम्पोर्ट की बात पे कई चीज़ों के इम्पोर्ट को ड्यूटीज़ को बढ़ाया है, कुछ चीज़ों में रिड्यूस किया है, जिसमें ज़रूरत थी उसमें रिड्यूस किया है, कुछ चीज़ों में बढ़ाया है। स्क्रैप्स में बेसिकली रिड्यूस किया है जिससे कि स्क्रैप्स को रिसाइकलिंग का हब बन पाए, क्योंकि ये लिंक्ड है अपने ऑटोमोबाइल इनकी पॉलिसी से भी। ठीक है, तो ओवरऑल पॉलिसी के मामले में अच्छा बजट है। लॉन्ग टर्म एक विकसित राष्ट्र बनाने के मामले में, आत्मनिर्भर भारत बनाने के मामले में अच्छा है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मोरलेस बढ़िया बजट है, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए। एक बिल्डर्स के लिए भी प्लस पॉइंट है कि अगर आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में माइग्रेंट्स लेबर की कॉलोनीज़ बनाते हैं जो भी बहुत पैथेटिक हालत में रहते हैं, तो उसमें भी इन्होंने रिबेट दिया है। ओवरऑल मिडिल क्लास एम्प्लॉइज़ जो अपना टैक्स कभी चोरी कर नहीं सकते, बेचारे सीधे उनका TDS कट जाता है और अच्छा खासा पैसा वो टैक्स के रूप में देते हैं। और प्राइवेट एम्प्लॉइज़ जिनकी की जाहिर है कि ऊपर की आमदनी भी नहीं है, वो बेचारे और ठीक है, उनको कुछ खास नहीं मिला है। पेट्रोल शायद 90+ हो चुका है, और भी चीज़ें, इंटरेस्ट के रेट जो हैं, FD के इंटरेस्ट के रेट वो 5% के लगभग हो गए हैं। तो सरकार चाहती है आप लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, सोने में इन्वेस्ट करें। सोना थोड़ा सस्ता भी कर दिया है। ओवरऑल फ्यूचर ओरिएंटेड बजट कर सकते हैं। बाकी टैक्स से अब बजट को लिंक करना थोड़ा, क्योंकि GST में देखा है कि GST एक्ट और रूल से ज़्यादा जो है वो नोटिफिकेशंस हो चुके हैं। तो धीरे धीरे अब इनकम टैक्स और भी एक्ट का यही हाल होने वाला है कि एक्ट और रूल्स छोटे रहेंगे, रोज़ के नोटिफिकेशंस इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको सुबह से शाम तक उसमें कंप्लायंस में लगा रहना पड़ेगा। ठीक है, ये समरी आज की